नमस्कार, आप देख रहे लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। असम में बड़ी संख्या में हिंदुओं का नाम एनआरसी में नहीं आने पर बीजेपी को थोड़ी समस्या जरूर हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में एनआरसी के प्रति लोगों का बेहद सकारात्मक रुख देखते हुए बीजेपी ने आने वाले 3 राज्यों के चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिलों, झारखंड और महाराष्ट्र के शहरों में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ का दावा किया जा रहा है और ऐसे में पार्टी का मानना है कि चुनावों में ये मुद्दा उसके काम आ सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में एनआरसी का वादा करने का फैसला ले सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारों ने भी एनआरसी के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद पार्टी की योजना साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इसे उठाने की और भुनाने की भी है, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी इसके सख्त खिलाफ है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के मुद्दे पर असम में भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन दूसरे राज्यों में पार्टी इसे चुनावी दाव बनाने से नहीं चूकना चाहती। माना जा रहा है कि इस साल हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में एनआरसी लागू करने का वादा करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही एनआरसी लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा में हम असम की तर्ज पर एनआरसी लागू करेंगे। मैंने इस बारे में रिटायर्ड जज एचएस भल्ला से बात की है। जिस रिटायर्ड जज एचएस भल्ला की खट्टर ने बात की है, वो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। खट्टर के इस बयान का कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुरंत समर्थन किया, लेकिन इस मुद्दे पर हरियाणा में कांग्रेस के सुर एक नहीं है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनावों को देखते हुए खट्टर ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के इसी असमंजस का बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। उधर उत्तर प्रदेश से भी एनआरसी को लेकर आवाज उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी लागू की जाएगी। सीएम योगी ने असम में एनआरसी लागू करने के फैसले को महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय बताया। योगी ने कहा, मैं मानता हूं कि हम लोगों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। ये चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये गरीबों का अधिकार अवैध घुसपैठियों को छीनने से रोकेगा। यूपी के सुर में सुर मिलाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी एनआरसी की जरूरत पर बल दिया। जो एनआरसी की जो बात उठी है, बिल्कुल सही बात है और ये लंबे समय से एक समस्या चल रही है देश के अंदर और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में चर्चा थी कि देश में बड़ी घुसपैठ हुई है। तो घुसपैठ से अगर बचना है तो मैं समझता हूँ कि एनआरसी जो उन्होंने अपने राज्यों में लागू किया है बहुत अच्छा किया है। हम भी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके इसके बारे में विचार करेंगे। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो राज्य में उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि हमारा राज्य ये सीमांत राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य घिरा हुआ है। इसलिए अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो हमारे लिए गंभीर मसला हो सकता है। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी एनआरसी को बड़ा मुद्दा बनाएगी। दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। पार्टी यहां भी एनआरसी लागू करने का वादा अपने घोषणा पत्र में करेगी। स्थिति खतरे के ऐसे ऊपर बढ़ रही है कि एनआरसी का होना दिल्ली में बहुत आवश्यक है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग इलीगल घुसपैठी आए हैं और दिल्ली में बस रहे हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और उनके ऊपर भी ये एनआरसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारा यही मत है और समय मिलते ही हम इसको करके भी रहे। दरअसल एनआरसी में उन लोगों के नाम होते हैं जो भारत के वैध नागरिक हैं। अभी असम इकलौता राज्य है जिसने एनआरसी तैयार किया है। हालांकि असम में इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ है। इसका मकसद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालना है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिनका दावा है कि वो असम के मूल निवासी हैं, लेकिन ये बात साबित करने के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। जिन नागरिकों ने एनआरसी में जगह पाने में नाकामी हासिल की है उसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। इस कारण राज्य में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने संसद में शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल को पारित कराने की योजना बनाई है। इस बिल के कानूनी जामा पहनते ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को बिना शर्त देश की नागरिकता मिल जाएगी और इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो असम में बड़ी संख्या में हिंदुओं का नाम एनआरसी में नहीं आने पर बीजेपी को थोड़ी समस्या जरूर हुई है, लेकिन उससे दूसरी तरफ देखा जाए तो राज्यों में एनआरसी के प्रति लोगों का बेहद सकारात्मक रुख देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को उठाने की भी कोशिश करेगी और भुनाने की भी, और उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी रख सकती है। तो क्या इस पूरे विषय पर बीजेपी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है? इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। बिपिन शर्मा जी हमारे साथ है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बिपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बिपिन जी आपसे ही है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है आप, बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है। क्या ये मुद्दा भी राजनीति करने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हम ये जान लें कि चुनाव जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र करा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं, तो चुनाव के वक्त तो देखिए हर एक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, अपना कोई ना कोई पैंतरा फेंकते हैं और कुछ ना कुछ किसी तरह से उनकी पूरी कोशिश, जिसको कहते हैं हरक्यूलियन एफर्ट्स, पूरे एक तरह से अकल दाढ़ का जोर लगा देंगे कि किस तरह से हम अपने वोटर्स को लुभाएं और ऐसी चीज क्या दिखाएं उनको कि जिससे कि वो है आकर्षित होएं और उनकी तरफ उनको, उनकी पार्टी को वोट दें। तो ये तो हो गया एक मुद्दा। रही बात, आप अगर एनआरसी की बात करें तो एनआरसी देखिए एक स्कैनिंग प्रोसेस है कि आप छटनी कर रहे हैं, कि सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि जो आपके लीगल और इलीगल के बीच में, जो आपके लीगल सिटीजन्स हैं, बिल्कुल जो जिनको मान्यता प्राप्त है नागरिक वो हैं, और साथ में जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं आपके, तो उसमें क्या होता है, आप एक छोटी सी बात में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बिल्डर, जैसे हम बिल्डर माफिया की बात करते हैं, जब एक कॉलोनी में बिल्डर माफिया का आगाज होता है, वो अंदर उसमें प्रवेश करते हैं कॉलोनी के अंदर, तो क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, पानी की, बिजली की और उस तरह से, तो उसमें जब डिवीजन हो जाता है तो त्राही त्राही मच जाती है आपस में। एक जहां मेंबर्स पहले रहा करते थे 10 और 10 की जगह आपके 30 या 40 आ जाए, तो आप समझ सकते हैं वही डिवीजन होगा, तो पानी की किल्लत तो होगी, उसी तरह से आप देखेंगे बिजली की कटौती होगी। तो उसी में आप जब, इसी तरह से जब आपके कुछ विकास के कार्य हैं और आपके लिए एक विकास की राशि बंधी हुई है कि इस क्षेत्र के लिए इतना देंगे और इतना, तो उसमें कई लोग जो है जब महफूज रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो आपत्ति आती है। और यही आंकड़े बता रहे हैं आपके कि जितने विकास के कार्य एक राज्य में होने चाहिए थे और अगर वो अपना जो है टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो उसके पीछे सरकार की, देखिए ये तो 1991 से जब सेंसस शुरू हुआ था, उसकी प्रक्रिया तब से चल रही है और उसमें ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन उसमें आप ये चाह रहे हैं कि जैसे अमेरिका है, आपके बाकी जो है सुपर पावर्स हैं, वहां पर कितने सख्ती से आप जो है नियमों का पालन करना पड़ता है। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपकी फ्रिस्किंग होती है, पैट डाउन होता है पूरा का पूरा। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में एक सोच आई है नई, और आप चाह रहे हैं कि एक तरह से स्कैनिंग हो जाए आपके कि अवैध तरीके से कौन रह रहा है और जो असली मायने में नागरिक है यहाँ पर, ताकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे और वो उनको मिले। अभी क्या हो रहा है कि उसमें एक तरह से, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है क्राइम, कि आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आंकड़े देखें तो कई तरह के जो क्राइम में जुर्म जितने हुए हैं उसमें ये जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनका भी हाथ है। लूटपाट कहें, हत्या कहें, डकैती कहें, जब आए, और ये तो खुद सार्वजनिक हुई है रिपोर्टें, तो उसमें आपने इस तरह से नकेल कसनी इस चीज पे बड़ी जरूरी बन गया था, एक तरह से जो है नीड ऑफ द आवर थी ये। लेकिन इसमें आपने जो एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि असम में जिस तरह से 19 लाख जो है लोग छूट गए हैं, तो वो अपने आप में बड़े सवाल निशान उठा देता है कि इस प्रक्रिया पर, कि आप कहने को तो है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, दोबारा अपना जो है अपील कर सकते हैं, और हमने देखा कि कई जो ऐसे अवार्ड विनर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके नाम, उनके तो नाम है या उनके परिवार वालों के नहीं है, कुछ फौजियों के नाम नहीं है। तो ये देखिए प्रोसेस कोई भी फुल प्रूफ नहीं होता, लैक्यूनेस हर किसी में छूटते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स हर में आती है। जीएसटी आपने बड़े जोर शोर से लेके आए थे, टीथिंग प्रॉब्लम्स थी, स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी उसको आप 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मानेंगे। तो कांग्रेस के टाइम से बात चल रही थी, उसमें तो किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है विपिन जी, सवाल इस बात का है कि असम में अगर ये एनआरसी को देखें तो 1951 से एक बनाया था एनआरसी को, और उसे लागू करने में एक लंबा वक्त बीत गया। अब और जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में इसे लाया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितना मुश्किल है और कितना चुनौतीपूर्ण। देखिए, सबसे बड़ी बात लीजिए ना आप, जहां जिस सरकार ने आते ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्या सही है कि अनुच्छेद 370-35 से हटाना,
ट्रिपल तलाक की पहल करना, अपने आप में सरकार ने, दैट मींस उसने, सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है। उसी तरह से एनआरसी करना, इसका कितना घनघोर विरोध हो सकता था, वो भली भांति समझते थे सरकार। ये तो है नहीं कि आज ही आसमान से टपके हैं, वो समझते हैं इसको भली भांति। और किस तरह की अटकलें लगाई गई थी जब नोटबंदी हुई थी, बोला था दंगे फसाद हो जाएंगे, वोट आपकी, जनता आपके अगेंस्ट हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला इनको 2019 में। तो लोग समझते हैं भली भांति कि आपके रिफॉर्म्स क्या हैं, कि आपके राष्ट्र हित में कौन सी बातें। उसी तरह से अगर आपने देश को, जिस तरह से नए भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, न्यू इंडिया की बात करते हैं और नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट और न्यू इंडिया के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है। और देखिए, दूसरी विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो तो बोलेंगी। ममता बनर्जी, जिसने आपने जिक्र करा कि वो घनघोर विरोध कर रही हैं और वो कहती हैं कि नहीं हम लागू होने देंगे अपने राज्य में। दिल्ली में वही मनोज तिवारी हैं जो बोल रहे हैं दिल्ली में भी होना चाहिए। मनोहर खट्टर ने बोला, उधर से आपने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका समर्थन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली करा उन्होंने, चाहे उन्होंने बोला कानून है ये पारित और उस तरह से इसका पालन करना चाहिए। भले ही उनकी प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा, उन्होंने विरोध करा, उन्होंने बोला क्यों भाई एक थोपा जा रहा है एक तरह से। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस भी खुद इसमें बढ़ गई है दो भागों में। कांग्रेस तो हर मुद्दे पे बटी हुई दिखाई दे रही है। 370 की बात करें तो, लेकिन मैं आखिरी में यही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो है पहल बहुत अच्छी है। ये देश हित की एक पहल है कि आप इसी तरह से जो विकास के कार्य हैं और जो विकास की आपकी जो उसके फायदे होने चाहिए सही मायने में एक आम आदमी को, और जो असली नागरिक है वहां का, उस तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें जो एक लैकुनेस रह गए हैं, उसमें सरकार को जो है कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपने आला अधिकारियों के साथ, ताकि उसमें जो है सही मायने में जो नागरिक है वो वंचित ना रह जाए, उसका नाम ना छूटे। ठीक है सुनील जी, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे को उठाने की, भुनाने की, अपने मैनिफेस्टो में लाने की भी कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। असम का मुद्दा क्योंकि बहुत पुराना था, 1951 में एनआरसी बना था और उसके बाद से ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि एनआरसी को लागू किया जाए और लगातार इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश भाजपा कर रही है। कितना चुनौतीपूर्ण है ये? भाजपा जिन राज्यों की बात कर रही है, या तो उन राज्यों में असम की तरह या तो लोग रह रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यवश बात है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति वीजा पे आता है तो उसके जिला प्रशासन को सारी सूचना होती है, किसके यहाँ रुकेगा, कब आ रहा है और कब वापस जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जिन प्रदेशों की बात हो रही है बहुत ज्यादा संख्या में लोग मिलेंगे तो छुटपुट लोग मिलेंगे। वहाँ जो पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है, जहाँ पाकिस्तान की सीमा लगी थी और जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो बांग्लादेश की सीमा वहीं लगी, वो पूर्वोत्तर राज्य है जो पहले पाकिस्तान से लोग आते थे, फिर बांग्लादेश से आए जब बांग्लादेश का गठन हुआ। और उनको दिखा कि जब दोनों देशों में युद्ध हो रहा है, वहाँ पे दोनों देशों में वहाँ दिक्कत थी, तो वहाँ उन्होंने आश्रय मांगा। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, यदि उनको आधार कार्ड से जोड़ा गया तो 90 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जो उनसे अलग हो गए। इसका मतलब 90 लाख लोग अभी ऐसे सरकार की पकड़ में थे जो कहीं उनका कोई ठिकाना नहीं था, न कहीं उनका रेजिडेंशियल था, न कुछ था, केवल आधार कार्ड से लिंक आने के बाद वो हट गए। अन्य प्रदेशों की हम बात करेंगे तो ऐसा अन्य प्रदेशों में नहीं है। अन्य प्रदेशों में इसलिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अन्य देश से जब आता है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि वो कितने दिन तक वहां रुकना है उसको, और यदि ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर से प्रशासन की वहां मिली भगत से ऐसा रहा होगा। तो बहुत ज्यादा संख्या में मेरा मानना लोग नहीं मिलेंगे, चाहे बीजेपी उसका फायदा उठाए, राजनीतिक हिंदू बनाम मुस्लिम इसको कर दे। और दूसरा, बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा कि वो आपका मुद्दा उठाया हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग पर ये सारा मामला चल रहा है और 2005 से तेजी आई है। 2015 में इनकी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को लताड़ा, फिर तेजी आई, उसमें बहुत अच्छे से काम हुआ। और जो 2016 में इन्होंने लिस्ट सौंपी, उसमें कई लाखों की संख्या में ऐसे लोगों के नाम आए जो वास्तव में वहां सक्रिय थे, वहां एमएलए थे, एमपी थे, अन्य मामलों में वहां कई लोग तो आईएएस भी थे जिनके नाम छूटे हुए थे। तो वो सारा मौका इन्होंने फिर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग तो बाद में हुई, लेकिन इससे पहले तत्कालीन जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वहां पर भी 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी इस पूरे मामले के लिए। हालांकि किसी वजह से काम अटका रहा। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जब वहां के असम के लोगों ने आंदोलन किया तो 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके वहां समझौता हुआ। और उस समझौते में यह हुआ कि 1971 से पहले जो लोग हैं उनको स्थायी सदस्यता दे दी जाएगी, 1971 के बाद के जो लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा। वहां मामला जाके अटका। यदि सरकार ने, केंद्र की सरकार यदि पूर्ण बहुमत से थी और पूर्ण बहुमत से यदि वहां कोई एग्रीमेंट होता है, यदि कोई समझौता होता है, तो किसी भी सरकार को ये बात
बाहर निकालने के लिए उस समझौते से बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी सरकार ने हमारे साथ समझौता किया तो इसके बाद दिक्कतें क्यों आ रही है, वो उनको नहीं मिल रहा है मामला। तब वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आई। दूसरी बात दिक्कत नहीं यहाँ आएगी कि आपने 19 लाख लोगों को तो चिन्हित कर दिया, अब 19 लाख लोग जाएंगे कहां? बांग्लादेश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से बयान दे दिया कि ऐसे कौन सा उनके पास सबूत होगा भारत सरकार के पास, उन लोगों के पास कि वो बांग्लादेशी हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हमारे कौन सा सबूत है। सुनील जी, इस पे भी हम आएंगे कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन विपिन जी, एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है आपको कि अंतिम सूची जारी हो गई तो क्या ऐसे में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा क्या अब समाप्त हो गया है? देखिए, जिस तरह से ये बात सरकार की तरफ से, और अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें तो आपस में भी आपने देखा है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या स्टेटमेंट दी है। उन्होंने खुद बोला है कि इसमें कुछ कई तरह की इसमें जो है खामियां रह गई हैं उस तरह से, और हम यही कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि कैसे जो जायज हैं, जो बिल्कुल ही यहाँ के नागरिक हैं, उनको कैसे किसी तरह की असुविधा ना हो। तो आप समझ सकते हैं सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि उनको आप कहीं बाहर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना भी ये बिल्कुल आप इसमें ये इस नतीजे में पहुंच जाएंगे आज बिल्कुल सरासर 1 मिनट में एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये हिंदू बनाम मुस्लिम बोलना, ये सब चीजें जिस तरह से, देखिए मैं डॉक्टर सुनील से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि ये बोलना जो है कि ये मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से ये विपक्षी कुछ नेताओं ने बताया, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बोला है साथ में कि ये इस तरह से ये बस मुसलमानों को जो है एक पर्टिकुलर समुदाय पे टारगेट करने के लिए है कि आप उनको करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार की वो नीति नहीं है। इसमें तो आप देखेंगे सीधी बात है आपकी, अगर हिंदू भी जो है, चाहे कोई भी समुदाय का हो, सिख समुदाय का हो, क्रिश्चियन हो, अगर आप अपने अच्छे तरीके से वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे, दस्तावेज नहीं दे पा रहे, तो आपको भी वो साबित करना पड़ेगा कि भी आप नागरिक हैं। उसमें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाज उन्हीं पे गिर रही है मुसलमान समुदाय पे, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर असली मायने में आप देखें कि अगर कहीं पर भी लोकतंत्र खतरे में है तो वो तो पाकिस्तान में है। आज ही आप खबरें देखिए, आज खबरें क्या आ रही हैं सामने कि जिस तरह से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि मंदिरों में जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से वहां पर कन्वर्जन हो रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल इस बात का विपिन जी कि जो पहले की सरकारें थी, क्या वो इस मुद्दे को हटाना नहीं चाहती थी? क्या इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं लेना चाहती थी? देखिए, क्या ये नीति या नियत का भी सवाल? बस बिल्कुल 101%। उसका कारण यही है, देखिए इच्छा शक्ति दिखाई नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे अगर सरकार की तरफ से पहल हुई, सरकार कितना बड़ा रिस्क ले रही है। आप ये भी तो देखें ना, कितने लोग नाराज हो सकते हैं इस चीज में। ये भली भांति सरकार समझती है कि हमारा कितना विरोध करेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ अगर जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही है कि आप मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, आपके खुद ही इधर विरोध हो जाएंगे, कितना आपका वोट बैंक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए, सरकार की तरफ से एक मंशा बिल्कुल साफ है कि हम इसको स्कैनिंग करें, हम ये देखें कि ताकि हमने जितनी भी रिफॉर्म्स घोषणाएं करी हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सही मायने में सही लोगों तक पहुंचे। अभी क्या हो रहा है, बीच में आप देख रहे हैं लैकुनेस हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज के पहले नहीं हुआ ऐसा। सुनील जी, क्या ये वाकई इच्छा शक्ति की कमी थी या फिर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया था? देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो कमी थी, लेकिन वहाँ वोट बैंक जब कोई सरकार मानने लगे किसी विशेष समुदाय को, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। तमाम 1951 के बाद वहाँ आंदोलन तमाम होते रहे, जाकर के आप बताओ 1985 में जाके समझौता हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा सरकार बहुत बाद में दबाव में आई है। उनको ऐसा लगा है कि नहीं, वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके का समझौता का प्रयास किया और वो समझौता हुआ। दूसरी बात, आप देखिए कि यदि भारत सरकार चाहती है कि वास्तव में लोग बाहर जाएं जो हमारे नागरिक नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि हम ईमानदारी से निर्णय लें, तो फिर आप पाकिस्तान के हिंदुओं को, बलूचिस्तान के हिंदुओं को, पीओके के हिंदुओं को आश्रय देने की बात क्यों कर रहे हैं आप? आपने ये कैसे कह दिया कि हम वहां के जो हिंदू हैं, जो सताए हुए हिंदू हैं, हम उनको आश्रय देंगे? और यहाँ जो लोग रह रहे हैं 19 लाख लोगों में, वहां भी तो हिंदू हैं, उसमें भी तो हिंदू हैं। तो ये दो तरफा बात भारत सरकार कर रही है। यदि वास्तव में एक्शन लेना है, यदि उन लोगों को तो भी तो आने से फर्क पड़ेगा। यदि पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के, पीओके के हिंदू यदि भारत में आते हैं, तो क्या वो बंटवारा नहीं होगा यहाँ के जितने भी स्रोत है यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए, भारत सरकार को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए, कहीं ऐसा दुनिया में संदेश न जाए
क्योंकि दिक्कत क्या आएगी कि जब यहाँ के नागरिकों को बाहर किया जाएगा और देश मानने को तैयार नहीं होंगे, नागरिकों को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हो सकता है भारत को संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़े और ये बात वहां रखनी पड़े कि हम उन देशों के नागरिकों को वापस करना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ नागरिक नहीं है। लेकिन फिर वही देश ये कहेंगे कि जब वहां दूसरे देशों के हिंदुओं को आप आश्रय दे सकते हैं तो मुसलमानों को आश्रय क्यों नहीं दे सकते? विपिन जी कुछ देखिए, कहना ऐसा है, पहली बात तो हम ये देखें कि जिस तरह से हरियाणा में बात चल रही है सोशल ऑडिट सिस्टम की, और आप समझ सकते हैं महासंपर्क अभियान जो उन्होंने करा मनोहर खट्टर ने, और जन जन जाके अलग अलग प्रदेश प्रांतों में जाके गए वो और देखा, लोगों को बताया कि हम क्या, अगर वो बात कर रहे हैं एनआरसी की लागू करने की, तो उनके पीछे मंशा क्या है? वही वाली बात है, इतने सालों से अगर सरकार की बाकी पिछली सरकारों की रही होगी, इस तरह के उनको ख्याल आया होगा या उनको उनके ब्यूरोक्रेट्स ने बताया होगा कि इस तरह से आप करें तो कई तरह के आप जो है एक विकास हो सकता है असली मायने में, और अगर वो नहीं करा उन्होंने तो खतरा यही रहा होगा कि आपकी वोट बैंक जो है घटेगी या आप किसी को नाराज कर देंगे। तो देखिए, उसके लिए तो इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है जो सरकार ने दिखाई है, वर्तमान की सरकार ने। लेकिन साथ में मैं सुनील जी का, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, देखिए एक बात बोलना चाहूंगा, जब इन्होंने बात करी बलोच की, गिलगिट की, और किस तरह से, देखिए वो आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी, हम लोग तो उसको पीओके बोलते हैं क्योंकि कब्जा करा था उन्होंने, छीना और उस तरह से लेके गए थे। तो आप देख सकते हैं, अगर हम, सरकार ये नहीं बोल रही कि सरकार बोलती है कि हम उनको शरण दे रहे हैं कि वो जो वहां के हिंदू हैं, वो तो देखिए सीधी सी बात है, जब वहां पर लोकतंत्र की पूरा जो है गला घोट दिया गया है, सांस लेना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं कि खून के आंसू रो रहे हैं वहां के लोग। और आपने देखा पीछे सिख समुदाय की लड़की का किस तरह से जो है धर्म परिवर्तन हुआ और किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। बलदेव कुमार पाकिस्तान के ही, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के विधायक थे और उन्होंने आके क्या बोला, हमें मरना मंजूर, ना कि वहां जीना जिएंगे। तो आप समझ सकते हैं क्या संदेश दिया उन्होंने, और वहां पर लोग खून के आंसू रो रहे हैं। किस तरह से आपके कुलभूषण जाधव जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला पहुंचा हुआ है, काउंसलर एक्सेस देने को तैयार नहीं हुए थे पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसको उठा के लेके गए थे वहां से, बलोच से। तो इसी तरह से अगर सरकार की तरफ से पहल हुई, सरकार ये बताना चाह रही है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, सरकार ये नहीं बोल रही। लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि असम भाजपा ही से ना खुश है, वो कह रही है कि 40 लाख से घटाकर 19 लाख कर दिया गया, ये तो सरासर गलत है। अब इसमें क्या कहेंगे? आपकी ही सरकार इस पे कदम उठा रही है, आपकी ही सरकार इस पे सवाल उठा रही है, आपके ही जो नेता है इस पे सवाल उठा रहे हैं। विपिन जी, हाँ जी, आप प्रश्न जरा दोहराइए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, केंद्र की सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन असम भाजपा इस पर सवाल उठा रही है। असम भाजपा का कहना है कि ये गलत है कि 40 लाख से घटाकर अब 19 लाख कर दिया गया। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है ना, देखिए वहां पर, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं और उन्हें उसका जो सामना करना पड़ता है वहां पर, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जनता के जो है आक्रोश का उनको सामना करना पड़ता है। तो वो अगर उनके सुर बदले हुए हैं वहां के लोगों के, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो तो यही बात बोलेंगे कि देखिए कि उसमें उन्होंने सबने माना है कि कुछ ना कुछ खामियां रही हैं इस पूरे प्रोसेस में, और केंद्र की तरफ साथ में ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अगर ये पहल हुई है तो बहुत अच्छी पहल हुई है, अनोखी पहल है, जो एक देश को बड़े एक नया युग का आगाज हुआ है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी माना है कि यहां पर जो है इस प्रोसेस में खामियां हुई हैं, और साथ में उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हम जो है, जो खामियां रह गई हैं और जो लोग महफूज रह गए हैं, जिनका नाम नहीं आ पाया है, जो आपने 19 लाख जिस तरह का आपने जिक्र करा और जो आंकड़ा आया है सामने, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल असली मायने में नागरिक हैं और जिनका नाम हटा दिया गया है या है ही नहीं, या कुछ लोगों ने, देखिए वो भी तो एक मामला है कि कुछ लोग जो है नागरिक थे, उन्होंने समझा, इसकी जरूरत नहीं समझी, उन्होंने बोला हम इसमें अपना नाम क्यों दर्ज कराएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संवेदनशील है, और उसका जो है संज्ञान लिया है वहां की जो लोकल भाजपा की जो पूरी यूनिट है, पूरी टीम है, उन्होंने ये बात का भली भांति संज्ञान लिया है कि एक ग्रास रूट पे एक वहां पर लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल पर, और उसी का किस तरह से समाधान निकाल सके। तो आज अगर ये थोड़े से सुर बदले हुए हैं तो वो भी स्वाभाविक है। ठीक है सुनील जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि क्या ये माना जाए कि सरकार बहुत जल्दबाजी में फैसलों को लागू करती है, कुछ भी शुरुआत करनी होती है तो क्या उसका पूरा खाका तैयार नहीं किया जाता? बात चाहे जीएसटी की लो, नोटबंदी को लो, उसके बाद किस तरह के आर्थिक हालात बने हुए हैं, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ये भी सभी जानते हैं। अब एनआरसी को लो, उसमें भी त्रुटियां पाई गई है, उसमें भी कुछ ऐसी खामियां पाई गई है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जो लागू किया जाते हैं फैसले, उससे पहले उनको जांचा परखा नहीं जाता है?
नहीं, बिल्कुल जांचा परखा जाता है। ऐसा नहीं है कि दो लोग निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत बड़े सीनियर आईएएस की कमेटी होती है, बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं, लेकिन वास्तव में जब नीचे चीज उतर के आती है और लोगों का जब सामना होता है तो एक्चुअल कुछ और होता है। तो जब वो समस्याएं निकल के आती हैं तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है। वैसे अधिकतर सरकारें ये करती हैं, ये हम लोगों ने बहुत देखा है कि एक बार निर्णय ले लिया तो वो बदलता नहीं है, लेकिन ये सरकार में ऐसा है कि जितना चाहे जीएसटी में लेकर के हो, चाहे आपने नोटबंदी में देख कर हो, नोटबंदी में हर दूसरे दिन निर्णय बदले गए सरकार के, जीएसटी को लेकर के देखा होगा 1 महीने में 4 बार निर्णय बदले गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सरकार जो आंखा खोल के बैठी हुई है और जनता के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण तत्परता से कर रही है। दूसरा, एनआरसी की बात कर रहे हैं, एनआरसी में सरकार का कोई योगदान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां कुछ ऐसे लोग तैनात किए हैं जो उसकी निगरानी कर रहे हैं, केवल वहां के प्रशासनिक अधिकारी उनका सहयोग लिया जा रहा है और सारी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जा रही है। यदि इसमें बीजेपी अपना श्रेय लेना चाहे तो मैं कहूंगा वो भी गलत है, कांग्रेस श्रेय लेना चाहे मैं कहूंगा वो भी गलत है, क्योंकि इनकी सरकार रहते हुए आप बताओ 2014 से 2019 आ गई, ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया कि जिसमें वाई बीजेपी लूटना चाहेगी? या उससे पहले 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के पेच कसे तो 2004 से लेकर के और 5 में क्यों पेश करे, 9 साल सरकार कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया? तो ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाने की कोशिश की जा रही सुनील जी? नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आप कहते हैं कि हम मैनिफेस्टो में इसको लेके आएंगे, हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? राजनीतिक मुद्दा इसलिए नेहा बनाया जा रहा है कि एक बड़ा समुदाय, आप देखेंगे कि यदि 19 लाख लोग उसमें से छूटे हैं तो 19 लाख में से आप मानिए 18.5 लाख लोग मुस्लिम हैं, 50,000 के आसपास और अन्य धर्म के लोग हैं, इसलिए वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, इसलिए राजनीतिक अन्य पार्टियां उसको मुद्दा बनाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा रास्ता है या ऐसा कोई उसमें पेच निकल के आएंगे जिससे राजनीतिक मुद्दा बने। केवल और केवल हिंदू बनाम मुस्लिम कह करके राजनीतिक दल उसका फायदा उठाएंगे और कोई इसका मुझे नहीं दिखता कि रास्ता है। ठीक है, डॉक्टर डीके शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी, आप अभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि समाज के लिहाज से अगर हम देखें तो एनआरसी कितना महत्वपूर्ण है? सामाजिक दृष्टिकोण से सही में एनआरसी जो शरणार्थी दूसरे देश से हमारे यहाँ आए, एक्चुअली उसमें मैक्सिमम तो बांग्लादेश से आए हुए हैं और बांग्लादेश की पैदाइश से एक्चुअली भारतीय सेना से हुई, भारतीय सेना की मदद से, मुक्ति वाहिनी की मदद से। एक्चुअली उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, मानवता के नाम पे ये लगता है कि मदद होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ जो सोशल जो स्ट्रक्चर हैं, हमारी संरचनाएँ हैं, आर्थिक स्थिति हैं, एक हमारे विकास में तो दबाव का मुद्दा है, प्लस आए भी हैं तो ठीक से ढंग से रहें, हमारे साथ मिलकर रहें, हम उनके मेरे विकास में सानिध्य हों और हम लाचारी समझ के मेरे पास आए। लेकिन आज किसी न किसी फॉर्म में हमारी समस्या बन चुके हैं और हम एक्चुअली उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं। तो एक्चुअली सिर्फ कि वो शरणार्थी हैं, वो नीडी हैं, दिक्कत में थे, जब भी जो सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार, या जब भी बांग्लादेश आज़ाद हुआ या ऐसी समस्याएं हुई, वो किसी वजह से आए, तो उसका जो आकलन अगर सरकार करना चाह रही, उसमें बहुत सारे फर्जी वोटर भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एक्चुअली उनका यदि करना चाहती है हमें कोई आपत्ति नहीं लगती, जो ठीक है ढंग से हैं तो रहें। ठीक है विपिन जी, एक सवाल ये भी है कि अब इन्हें आगे का रास्ता क्या होगा, किस तरह का आगे का रास्ता अपनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है क्योंकि एनआरसी दिखा दिया गया कि आखिर कौन कौन सी लिस्ट जारी की गई है, पहली सूची जारी की गई और जो अंतिम सूची आई है उसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं है। तो ऐसे में अब किस तरह से अगला कदम होगा, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सरकार, पहली बात तो ये एक मैं साफ करना चाहूँगा कि बाकी सरकारों की तरफ कम से कम ये वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, ये पॉपुलिस्ट वाली फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती, विश्वास नहीं रखती, ये जो सामने आया है। नहीं तो अगर ये पॉपुलिस्ट वाले तरीके से करते, जिस तरह से आप सिर्फ ये पॉपुलिज्म की बात करें कि बिल्कुल जनता के हित, जनता को खुश करने के लिए सिर्फ एक तरीके से करें, और वो शॉर्ट टर्म तो चलते हैं ऐसे पॉपुलिस्ट वाले जो आप लुभावने एक तरह से उनकी तरफ वो फेंक देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा नहीं होता ज्यादातर। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स हर एक सिस्टम में आती है। जब आप एक नया रिफॉर्म शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज में आप ले लें, तो हमेशा शुरुआत में आपको किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और ये तो बात बड़ा ज्वलन मुद्दा है। इस तरह से आप अगर देखें कि नागरिकों, क्योंकि ये तो है नहीं कोई ये जो कोई बाकी समान किस्म की बात कर रहे हैं
आप ये लोगों की बात है, यहाँ पर आपकी जो है जनता जनार्दन है, उस तरह से तो उनकी बात कर रहे हैं। अगर उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी होगी तो सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अपने तरीके से, सरकार की अपनी पैनी नजर बनी हुई है इस चीज पर, और उन्होंने आश्वासन दिया है, हर तरीके से आश्वासन दिया है कि जो असली मायने में नागरिक है वो वंचित नहीं रहेगा, उसके साथ इंसाफ होगा, और हम किसी भी तरह से उसको मेन स्ट्रीम में उनको जो है जिस तरह के असुविधा का जो सामना करना पड़ा है उसकी दिक्कत नहीं होगी और उनका नाम दर्ज हो जाएगा उस तरीके से। सही। लेकिन साथ में देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली में सीलिंग हुई तो उसी तरह से मैं डॉक्टर सुनील की बात को पूरा कर रहा हूं कि जिस तरह से सीलिंग हुई तो वो तो लोगों में आक्रोश था। विपक्षी नेताओं ने कुछ यहां तक बात करी कि भाजपा करा रही सीलिंग, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी तरफ से हुआ। तो उसी तरह से लोग अगर भ्रम फैलाएंगे इस तरह से, और खासकर नेता लोग इस तरह से अपनी राजनीति के लिए करेंगे तो वो गलत एक संदेश जाता है। इसी तरह से एनआरसी की बात है, एनआरसी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप वैसे तो तारीफ करते हैं, कुछ ऐसे नेता जो आज इसका घनघोर विरोध कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, उनके बच्चे बाहर विलायत में पढ़ते हैं, क्यों भेजते हैं वहां पर? विलायत आपको क्यों पसंद आता है, क्यों रास आता है? अमेरिका या आपका यूनाइटेड किंगडम या कनाडा, वहां पर मापदंड बड़े कठोर हैं, बड़े कठिन। आपको जिस तरह से आपने किसी भी तरह का सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। आप अगर इलीगल तरीके से रह रहे हैं और आपने वो आपका वीजा एक्सपायर हो गया है उस तरह से, तो आपको इमीडिएटली आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। तो उसी तरह के आप सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तभी आप उसकी तरह से आप उनकी तरफ भागते हैं। आप उनको, आपके लिए एक तरह से रोल मॉडल है वो लोग सारे के सारे, जितनी बड़ी ये देश है। तो उसी तरह से अगर आपके देश में एक अच्छी पहल हुई है तो उसका समर्थन होना चाहिए। आप अगर विपक्षी नेता इसके बारे में ये बात बोलें कि यहाँ पर कई लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, देखिए दो बात हो सकती है इसमें। आप बोलें कि इसमें आप उनको लेके आइए, इंटीग्रेट करिए, तो वो बात उनकी जायज है बिल्कुल। लेकिन आप ये कहें कि सिस्टम ही खराब है और आप अपनी तरह की राजनीति करें तो ये बात गलत होगी। ये कहां का इंसाफ है बताइए आप? ममता बनर्जी अगर बोलती हैं कि हम इसको बिल्कुल घनघोर विरोध करेंगे, वो तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो ये कहां की बात है आप बात कर रहे हैं? वो तो कहते नहीं हमारे नहीं है। और कई लोग ऐसे, आप नेता देखें, मैं समुदायों की बात नहीं कर रहा हूं, बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री, कमाल की बात है, प्रधानमंत्री तो पूरे 130 करोड़ देशवासियों के हैं, तो उसमें कहां से बात आ जाएगी? तो इसी तरह से कई बातें बड़े जो है समझने की बात होती है कि आप समझें कि मामला कितना जो है, अगर उसका समाधान क्या निकलना चाहिए, और देश हित सबसे पहले सर्वप्रथम। ठीक है सुनील जी, एक छोटा सा सवाल, क्या असम में बहुत बड़ा मानवीय संकट तो खड़ा नहीं होने वाला है? जिस तरह के हालात और स्थितियां बनी हुई है, पहली सूची जारी होती है, उसके बाद अब अंतिम सूची जारी कर दी जाती है, 19 लाख लोगों के नाम नहीं होते हैं, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा आंकड़ा है, 19 लाख लोगों का एक बड़ा आंकड़ा है। क्या ये माना जाए कि एक मानवीय संकट तो खड़ा नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सरकार नज़र बनाए हुए, और आपने देखा हुआ छोटे छोटे से हाउसेज बनाए जा रहे हैं जहां 10-10, 15-15 हज़ार लोगों को रहने की व्यवस्था होगी। और दूसरी बात, सरकार ने वहाँ ये कहा है कि हम वोट लेने का अधिकार उनका छीन लेंगे, हम ऐसा उनका कोई प्रूफ नहीं देंगे। तो उसमें ये बातें निकल के आई कि व्यक्ति, ठीक है आपने उनको वोटर का अधिकार छीन लिया, आप ऐसा कोई प्रूफ नहीं देंगे, लेकिन जब वो अपराध करेंगे तो किस संवैधानिक धारा के हिसाब से उनको ऊपर कार्रवाई होगी जब उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है? कौन से देश के नागरिक वो कहलाएंगे, उसके हिसाब से उनको ऊपर कानून लागू होगा। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, और भारत सरकार पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, श्रीलंका के लोगों के से संपर्क में है कि आखिर में ऐसा कौन सा समाधान निकले, और निश्चित तौर से कोई न कोई समाधान निकलेगा। तमाम रास्ते हैं, पहले 1 to 1 बात सारे देशों से होगी, यदि वो मानने को तैयार है। हो सकता है कि बीजेपी कोई बजट दे उनको, हो सकता है उनके वहाँ रहने की कुछ व्यवस्था, वहाँ की सरकार के लिए सहयोग करने की बात हो तो वो करे। दूसरी बात है, देश मानने 1 to 1 में मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र में जा सकते हैं। अमेरिका ने तमाम ऐसे लोगों को खदेड़ा है बाहर, उठा उठा के मतलब दीवार से बाहर फेंक दिया जो उन्होंने दीवार खींची है। तो तमाम ऐसे हैं जो सरकार के सामने समस्याएं आएगी तो उनका समाधान करने के लिए बिल्कुल वाकई देखने वाली बात होगी कि सरकार के सामने अगर समस्याएं आती है तो उसका समाधान कैसे होता है। विपिन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। समय बड़ी संख्या में हिंदुओं का नाम एनआरसी में नहीं आने पर बीजेपी को थोड़ी समस्या जरूर हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में एनआरसी के प्रति लोगों का बेहद सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने आने वाले 3 राज्यों के चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला लिया है और जाहिर तौर पर उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। इस पूरे विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। विपिन जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो वो बात रख दीजिए, उसके बाद में सवाल पूछूंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश हमारा जो है, सोच हमारे देश में बदल चुकी है और देश हमारा बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हर एक, चाहे विपक्षी पार्टी से हो या सत्ताधारी पार्टी से हो, सब लोग एक बात मानेंगे
कि देश में सोच बदल रही है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले ही हम जीडीपी के आंकड़ों को थोड़ी देर के लिए ना देखें, क्योंकि वो तो विश्व का पूरा आर्थिक मंदी तो पूरे विश्व में चल रही है और चीन, और सबको पता है, जग जाहिर है कि चीन और अमेरिका के आपस में ट्रेड वॉर जो है, जो तनातनी बनी हुई है, उसके कारण हो रहा है। और तो ये देखिए, ये मामला जो है, इसमें आप अच्छी बात ये देखें, अगर एक आशावादी दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी बात यह है कि इसमें लोग जो है, आपकी भारत की जनता जो है इसका समर्थन कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि वो भली भांति समझ रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं। ठीक है, इसके मायने क्या हैं। लेकिन लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग समर्थन कर रहे हैं। बस सवाल इस बात का है कि अब आपने एक कदम उठा लिया है, अब एनआरसी के रजिस्टर में जो लोगों के नाम नहीं है, यानी कि 19 लाख लोगों के नाम नहीं है, वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश लेने से मना कर देता है, बोलता है ये तो हमारे नागरिक नहीं है, तो कहाँ भेजेंगे उन्हें? देखिए, ऐसा है कि अब देखिए ना, ये तो वही वाली बात होगी। अभी पीछे नील गाय का हमने किस्सा सुना, 300 नील गाय थी जिनको आपने वर्मिन जो बोलते हैं, और बिहार में जिस तरह से उनकी एक तरह से हत्या करी गई, और आप देख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये तो जमीन आसमान का फर्क, कितना बड़ा घनघोर अपराध हुआ था, कितना बड़ा जुर्म हुआ है वहां पर। उसी तरह से आप कोई भी अगर नागरिक नहीं भी है तो सरकार भली भांति समझती है कि ये मामला कितना संवेदनशील है, और उनकी तरफ से पूरी ये कोशिश है, पूरी तरह से कोशिश ये है कि किसी तरह से कुछ इस मामले का समाधान निकाला जाए। और आप जो है, क्योंकि इसका मकसद क्या है, पहले तो आप ये समझिए, मकसद ये है कि छटनी पहले हो जाए, पहले ये पता चल जाए कि असली मायने में नागरिक कौन है और कौन बाहर अवैध तरीके से इधर रह रहा है बाहर का। तो उसी तरह पहली बात तो वो है। और दूसरी बात, आपने क्या क्या जो विकास के, जो आपके एक तरह से राशि है विकास की, या कोई आपकी जो नीतियां हैं या जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं आपके, वो सीधा इन तक पहुंचे। तो आप कई तरह के देख रहे हैं कि कैश डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करते हैं हम लोग, पीछे किसानों की बात करी आप, इसमें अभी तो ये अनुमान लगाना गलत है। मैं यहां पर इधर सुनील भाई से इत्तेफाक नहीं रखूंगा जब वे बोलते हैं कि 19 लाख में कि 18.5 लाख जो है मुस्लिम हैं और 50, इसमें तो अभी इतनी जल्दी कोई भी नहीं अनुमान लगा पाएगा। इधर इस तरह के कोई भी पक्के लगभग जो आंकड़ा देखिए इस तरह का, देखिए वही वाली बात होगी, ये तो जीडीपी वाली बात होगी, जीडीपी वाली बात होगी कि अर्थशास्त्री कितने पिछली सरकारों में भी थे, कोई भी जीडीपी का आंकड़ा सही तरीके से नहीं बता सकता, और वो भली भांति खुद भी समझते हैं, चाहे जितने बड़े बड़े प्रकांड पंडित आ जाए। लेकिन अभी इसमें एक बात मैं जरूर बोलूंगा, एक बात बड़ी अहमियत रखती है, वो ये है कि सरकार अपनी 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार साथ में एक और बात का संज्ञान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप तेजी से 370 आपने कर दिया, 35 से हटा दिया, आपने ट्रिपल तलाक ले आए, हटा दिया उस तरह से। अब और सबसे बड़ी बात, आपने ये बात कर रहे हैं एनआरसी की, लेकिन साथ में आप एक के बाद अगर एक न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आ गया जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, कई राज्य नहीं लेने को तैयार, वही वाली बात आ गई, फिर चुनाव वाली, भाई कहीं नहीं ले रहे, देखिए ना भाई, भाजपा के राज्य नहीं ले रहे, तो आप समझ सकते हैं या वो। लेकिन मैं उसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि उसी तरह से सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस समय संकट हमारा वहां पर भी है, बाहर पे आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। चीन और ये जो है पाकिस्तान जिद की नजर लगा के बैठे हैं, उधर से आपने पीओके के आपने डाल दिया है, नारा दे दिया कि पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे, और युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। जिस तरह से इमरान खान के वो जो बेवकूफ मंत्री हैं रशीद, वो वहां पर बार बार क्या क्या अपनी बातें बोली जा रही हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं यहां पर कि इस समय जो है प्रायोरिटी के हिसाब से अगर सरकार चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक के बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड इंप्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है डीके शर्मा जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा, तो क्या इस तरह से डिटेंशन कैंपों में रखना आत्मघाती नहीं हो सकता है? अब सरकार एक एक्चुअली अपनी काम में लगी हुई है, और डिटेंशन में रखना कि आत्मघाती में नहीं कह सकते, वो एक रास्ता निकालना चाह रही है। तत्काल जो इन्फिल्ट्रेशन में जो अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हम तो पहले ये तय कर लें कि जो सिटीजनशिप के लिए जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट बना रही है, उस इन्फिल्ट्रेशन जितने लोग आए हैं बाहर से वो कितने ठीक हैं, और एक्चुअली जो अब गलत ढंग से आए हैं, जो यह सिटीजनशिप पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सरकार सोचेगी। वो हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते, उनका मुद्दा है। लेकिन ये बात है कि अगर वो हमारे बीच आए हुए हैं, जो सामाजिक समरसता हमारी खराब हो रही है वहाँ पे, और जो एक सोशल हार्मोनी कहिए वो बिगड़ रहा है वहाँ पे, वो तो एज ए होल सबके लिए नुकसानदेह है हमारे लिए। और यही वजह है कि आज सरकार उसके बारे में सोच रही है। बंगाल की जो सरकार है, भले उस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं बना रही है, वोट बैंक की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये अगर केंद्र की सरकार चाह रही कोई सोल्यूशन हो, और हम नहीं समझते उनकी मंशा कोई गलत है, लेकिन एक्चुअली इस तरीके से ही काम हो सकता है ना। तो एक्चुअली वो अगर करना चाह रहे हैं तो स्वागत जोग बात है। और ये हमारे जो वहाँ उस एरिया में जहाँ भी प्रॉब्लम है बॉर्डर पे जाके, चाहे श्रीलंका के शरणार्थी हों, बांग्लादेश के हों,
तो उसमें देखना है कि कितने हमारे ठीक है, कितने गलत ढंग से हैं। जी जी जी। और उसके चलते हमारा जो है सोशल हार्मोनी खराब नहीं हो। हाँ, हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो बच जाते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करें अपने सोसाइटी में और आए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बने, ये भी एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ठीक है, एक सवाल मेरा सुनील जी से, आऊंगे आपके पास विपिन जी। सुनील जी, आपने कहा था कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, इन्हें कहाँ रखा जाएगा। वाकई में एक ही बड़ा सवाल है कि सरकार ने फैसला तो किया है, कदम भी उठाया है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, हालांकि बाकी सब चीजें हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ। देखो नेहा, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। ऐसा नहीं है, जो अभी लिस्ट तैयार हुई है उसमें 19 लाख के लोग बाहर हो गए, लेकिन अभी इसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग करने आएंगे कि जो राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में जब ये समझौता हुआ कि 1900, अभी तो वो 19 लाख लोग हैं जिनके पास प्रूफ नहीं है। अब ये बीच में बात निकल के आएगी कि 1971 से पहले जो लोग वहां रह रहे हैं उनके पास जो प्रूफ है, उनको भारत सरकार ने पहले ने माना कि हम वो हमारे यहाँ के नागरिक हैं। अब ये निकल के आ रही है 19 लाख लोगों में वो बिल्कुल नहीं मान रहे कि बिल्कुल कोई है जिसके पास प्रूफ नहीं है, वो कोई भी हो, चाहे वो 2 पीढ़ियों से 10 पीढ़ियों से कितनी भी पीढ़ियों से रह रहा हो, वो ये लिस्ट निकल के आई है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेगा, अगली डेट उन्होंने दी है, अगली डेट में ये चीजें निकल के आएंगी कि जब राजीव गांधी सरकार ने 1985 में एक समझौता वहां के संगठनों से किया और उन्होंने ये कहा कि 1971 से पहले के लोग हमारे देश के नागरिक होंगे, तो पहले तो अभी इसी पे डिसीजन होगा। दूसरी बात जब निकल के आएगी अन्य देशों से बात होगी, तो अन्य देशों से वार्ता अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि आप जहाज में भर के ले जाएंगे और किसी देश में जाके पटक आएंगे। बिल्कुल राजनीतिक संबंध जिस तरीके से देशों से हैं, अधिकतर इसमें नागरिक श्रीलंका के और बांग्लादेश के हैं, उन दोनों देशों से बात होगी। दूसरा, आज बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, सवाल इस बात का भी है ना कि अगर वो देश मना कर देते हैं कि भैया ये तो हमारे नागरिक नहीं है, उसके बाद क्या अगला कदम होगा? उसका अगला कदम होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बीच देश जाएगा, उनसे सारी बातें रखेगा। दूसरे, ये छोटे छोटे देश हैं, इतना नहीं है कि वो प्रेशर में नहीं आएंगे। दूसरा, भारत सरकार को ये देखना होगा कि आज बांग्लादेश हर मामले में भारत के साथ खड़ा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा दिक्कत हो तो कल वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहने लगे। ये सारी समस्याएं हैं, इनको भारत सरकार बड़ा बारीकी से देख रही है। और एक बात और बताएं हम आपको, एक कमेटी बड़ा सीनियर IAS की बनाई हुई है, वो सारा इस जो निर्णय निकल के आएगा, जो दिक्कतें आएंगी, कैसे इनको लागू किया जाएगा, वो सारी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और बिल्कुल 120 दिनों का एक वक्त भी दिया गया है, उस 120 दिनों के अंदर आप विदेशी ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है विपिन जी, एक सवाल ये है कि जो लोग बाहर हुए हैं वो विदेशी ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं, ऊंची अदालतों के अंदर लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग रोज का कमाना, रोज का खाना, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, क्या वो लोग अदालतों को कर सकते हैं कि वो अदालतों में जाएं और एक लंबी लड़ाई लड़े और पैसा खर्च करें? जिनका रोज का खाना और रोज का कमाने वाले जो सीन है, उसके बाद आपको लगता है कि इस तरह के लोग एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए नेहा, वही आपने जिस तरह से सवाल पूछा, तो आप ये भली भांति समझ सकते हैं हम लोग सब कि सरकार भी इन बातों को समझती है अच्छे तरीके से, क्योंकि सरकार को ये इस बात की पूरी तरह से परवाह है कि उनकी छवि इंटरनेशनल लेवल पर कैसी जाएगी। क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये दावा करते हैं और उसकी खुशी मनाते हैं कि कश्मीर के मामले में पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा, और जिस तरह से आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान और चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा, और वही कुलभूषण के मामले में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हम लोगों को काउंसलर एक्सेस दिया, तो आप समझ सकते हैं। तो भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जो हम लोगों को, हम किसी तरह का ऐसे कोई जो गलत काम ना करें, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोई ये अजमल कसाब वाला मुद्दा तो है नहीं कि यहां से उसको दे दिया जाएगा, पाकिस्तान बोलेगा हमारा नहीं है। तो उसी तरह से ऐसे ये कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी बात नहीं होगी कि आपने जब आपको इस नतीजे पहुंच गए कि ये यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे तो उनको बाहर पटक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार भली भांति समझती है कि ये इनके क्या मानव अधिकार रहेंगे। ये तो एक सिर्फ स्कैनिंग प्रोसेस है, ये अभी इसमें बोलना बहुत ही एक तरह से जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें, और जो लोग इसका घनघोर विरोध कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी एक हिपोक्रेसी है। मैं अभी वो बात आगे रखना चाहूंगा कि जितने लोग इनके वकालत कर रहे हैं कि आप ये NRC ना लागू करें, असली मायने में देखिए, असली मायने में वही लोग हैं जो सरकार को जो है नीचे दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप देखिए आर्थिक मंदी है, यहां पर GDP कितना नीचे आ गया है। एक तरफ तो वो खुद बोल रहे हैं कि आप आर्थिक मंदी देखिए, आर्थिक मंदी कैसे से पूरा देश ग्रस्त है और ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन हो गया, रोजगार नहीं है और उस तरह से बुरा हाल है इस समय इकोनॉमी का।
अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखर गई है, उसी तरह से दूसरे तरीके से वो वकालत कर रहे हैं, बोल रहे हैं एनआरसी मत लागू करिए, तो ये तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दोहरे मापदंड है। कमाल की बात है, आप खुद समझते हैं कि कितना प्रेशर पड़ता है कि अगर आपके अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं तो अगर छटनी कर रही है सरकार तो आपका तो समर्थन करना चाहिए उसमें, या तो आप ये ना बोले कि आर्थिक मंदी चल रही है, उस तरह से आप दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी बोलेंगे तो अपने आप में उपहास बनेगा। लोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उसके अंदर खामियां नहीं होनी चाहिए, उनमें ऐसे लोगों के नाम भी कहीं ना कहीं होने चाहिए जो कि देश से जुड़े हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे भी लोगों के नाम हटा दिए गए हैं जो वहां पर असली मायने में नागरिक है, उसका नाम छूट जाए तो ये तो सरकार के लिए भी बड़ी खामी है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो गलतियों पे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे विपिन जी, यहाँ पर सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठ रहे, यहाँ पे तो गलतियों पे सवाल उठ रहे हैं। प्रोसेस 2016 में नागरिकता से संबंधित एक एक्ट पास किया बीजेपी की सरकार ने, और उसमें यह है कि हम 6 साल का और 12 साल का आश्रय दे सकते हैं, हम उनको नागरिक मान सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोसीजर आएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा निर्णय लेता है इस पे, तो सरकार ने पहले से एक ऑप्शन रखा है कि भारत सरकार इस पे विचार करेगी कि पहले उन लोगों को 6 साल के लिए नागरिकता दे, फिर 12 साल के लिए दे। उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि ये 2-4-6 महीने का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि उनको वापस करने में या उनका समायोजन करने में 10 साल लगेगी। वो सरकार बहुत अच्छे से जानती है और हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि इतना छोटा मामला नहीं है। ठीक है, डीके शर्मा जी, असम से बांग्लादेशियों को खदेड़ने पर जब 1979 में प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी असम में ये कहा जा सकता है कि आग लगी थी, असम में जो हिंसा है वो फैली थी। तो उस स्थिति को दोबारा रिपीट ना हो, वो स्थिति दोबारा रिपीट ना हो, ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले? तो बल्कि तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा सरकार की तरफ से, तो बिल्कुल चाहिए कि हिंसा नहीं हो, और ये सरकार की जवाबदेही बनती है। और सरकार जो एनआरसी इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, तो एक्चुअली उनकी जवाबदेही है और उनको सहयोग मिलना चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी हों या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सबका, और इनकी जवाबदेही बनती है कि आम नागरिक या सरकारी तंत्र को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हिंसा फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये बहुत आवश्यक है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है सरकार के लिए, और सरकार कभी ऐसा नहीं करना चाहेगी, जो उनकी अपनी भी सरकार है। लेकिन सवाल है कि हिंसा क्यों कौन लोग कर रहे हैं? हिंसा में ज़्यादा कौन लोग, वही एक्चुअल समस्या तो वही है, ज़्यादा तो वही लोग बाहरी आके कर रहे हैं। लोकल लोगों का समर्थन क्या है? लोकल के डेवलपमेंट के कॉस्ट पे उनको हम ढो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे लिए एक बोझ तो है, हम मानवता के नाम पर उनको कैरी ऑन कर रहे हैं। और सरकार चाह रही है कि इस फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको फिल्टर करके स्कैन करके हम देखें कि क्या सही क्या गलत है। और ये समस्या बहुत दिनों से आ रही है, जो आते हैं सब हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। भारत ही ऐसा देश है जो कहीं से आते हैं खदेड़ दिए जाते हैं, हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। कम से कम हम तो वेलकम का कितने से रखे हुए हैं, आज इसकी बात हम सोच रहे हैं। ये बात तो बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। और जो हमारे पड़ोसी हैं, बांग्लादेश हों चाहे श्रीलंका हो, जो हों, उसके साथ हमारे अच्छे संबंध भी हैं। हम नहीं समझते सरकार को ऐसा चाहेगी कि उनका भी हो तो हमारा भी हो, तो उनके हित में हमारा हित हो, ये कौन सी अच्छी बात होगी? राष्ट्र हित से बढ़ के कोई बड़ी चीज तो नहीं है। ठीक है विपिन जी, अब क्योंकि जैसे कि सुनील जी बता रहे थे कि इन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, असम में जिस तरह से घुसपैठिए हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और ऐसे में यहाँ पर कदम उठाना बहुत जरूरी भी था। और जिस तरह से ये पूरा मुद्दा कई वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा भी उठाती है, और जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के आसपास राजनीति घूमती हुई भी दिखाई देती है, जो कि एक किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वाकई इस पूरे मुद्दे का वहां पर इफेक्ट पड़ेगा एनआरसी का? देखिए, ऐसे अब तो आवाज ये उठ गई है कि आप पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी को लागू करें, तो ये कहना कि ये सिर्फ जो है 3 राज्यों में सीमित रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि जो चुनाव में जा रहे हैं, आपके महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, पूरे देश में। और इस तरह की एक पुकार आ गई है, एक आवाज उठ गई है कि आप लोग भली भांति समझ गए कि अब आप एनआरसी का दौर है और एनआरसी लागू करना अति अनिवार्य हो गया है। क्योंकि आप जो है देखें कि इतने सालों से जो ये आपका मामला जो है बैक बर्नर पे था, और इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का आपने इच्छा शक्ति नहीं थी, या राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको डर लगा रहता था कि किसी तरह से उनके जो वोटर हैं वो नाराज ना हो जाए या हिंसा ना भड़क जाए। आप देख सकते हैं जब एनआरसी की लिस्ट आई तो पुख्ता इंतजाम करे गए थे असम में, और किसी तरह का हिंसा किसी ऐसे नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से मामला निपट गया। भले ही आपने इतनी लिस्ट, आपकी इतने लोग उसमें छूट गए, 19 लाख, जो अपने आप में बड़े सवाल निशान उठाता है सरकार पे और उनके इस पूरे प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे। लेकिन
आप ये देख सकते हैं कि कम से कम अगर हम इंतजामों की बात करें तो सरकार की तरफ से पूरे तरह के पुख्ता इंतजाम थे, उनके सुरक्षा बल और अर्धसेना बल सब तैनात थे कि उसकी एक पैनी नजर लगा के बैठे हुए थे। तो उसी तरह से ऐसी कोई ढील नहीं दी गई और किस तरह से कोई लापरवाही नहीं थी, उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और वो भली भांति समझते थे कि मामला कितना ज्वलन है और किसी भी तरह से कुछ मामला अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बेकाबू हो जाए तो वो पूरे एक तरह से उसकी आग पूरे देश में फैलेगी और छवि पूरे देश की खराब हो सकती है। लेकिन अभी आप देखें कि ये अगर आप ये समझें कि सिर्फ एक 3 राज्यों में तक सीमित रह जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरे देश में लोग समझ रहे हैं वही आपका देश है। देखिए पहले आज के पहले हमें कहाँ पता था, हम तो सिर्फ सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि घाटी का जो है हिंदुस्तान का स्वर्ग जो है वो कश्मीर है। तो लेकिन वो इतने सालों से हमें जो सामने देखना पड़ता था, प्रत्यक्ष में दिखता था, वो तो नर्क बना हुआ था। आप जा नहीं सकते थे वहां पर, आप उसके बजाय आप जाते थे स्विट्जरलैंड, लोग जाते थे मसूरी जाते थे, नैनीताल जाते थे, कुल्लू मनाली जाते थे। कश्मीर बताइए आप इतने सालों में कौन गया था? कश्मीर को भी नहीं कोई जाता था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, कौन कश्मीर जाता था? कोई गोलियां खाने थोड़ा वहां पर जाएगा। तो इतने अगर सरकार ने अपने तरीके से जानते, तो ये क्या दूसरे नेता नहीं जानते थे दूसरी पार्टियों के, वो सब समझते थे, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई उन्होंने। एक छोटा सवाल सुनील जी, कुछ वंश ये कदम उठाकर सरकार ने कितना बड़ा सेंध लगाया है कांग्रेस के वोट बैंक में? इस सरकार ने कदम नहीं उठाया है। इसकी मैं फिर बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सब आदेश पर हो रहा है। तमाम ऐसे मसले थे वहाँ पे जो राजनीतिक बिल्कुल मंशा थी। कांग्रेस की सरकार रहते हुए कुछ और निर्णय हुए केंद्र में, फिर वहाँ स्टेट में गवर्नमेंट आई, कुछ निर्णय और लिए, तब ये मामला जाकर के वहाँ हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मामला सुलझा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इसकी कर रहा है, कोई राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ये चाहती थी, इसलिए बीजेपी की सरकार रहते हुए थोड़ा सक्रिय है, वहां का प्रशासन थोड़ा सक्रिय है। ये जो मैनिफेस्टो में लाने की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश नहीं? प्रदेशों में हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, हम लोग ब्यूरो रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में या शहर में या कोई बाहर के देश का व्यक्ति आता है तो प्रशासन के यहाँ उसकी एंट्री होती है, कितने दिन के लिए आएगा, कितने दिन रहेगा, कब वापस जाएगा, सारा कुछ होता है। तो या इन प्रदेशों में तो नहीं मिल सकते, छोटे 100-200 500 लोग मिल जाएं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, इतनी बड़ी संख्या में मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे। और दूसरी बात देखो, एनआरसी में तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब आप बताइए, ग्राम प्रधान का यदि इलेक्शन होगा तो हम वोट देने के हकदार हैं, एमएलए के में नहीं है, एमपी के में नहीं है, नगर पालिका के में नहीं है। तो ये सिस्टम तो यहाँ भी खराब है कि हमारा जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, वो 2 वोटर लिस्ट में तो हमारा नाम है, 4 वोटर लिस्ट में हमारा नाम है ही नहीं। तो ये सरकार को इसको भी देखना होगा कि वोटर लिस्ट सिर्फ एक ही हो। आज हम नोएडा में रह रहे हैं, नोएडा में वोट दे सकते हैं, और जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, ग्राम प्रधान का वहां वोट देंगे, लेकिन एमएलए का नहीं दे पाएंगे। एमएलए की वोटर लिस्ट कोई और होगी, एमपी का इलेक्शन आएगा तो वोटर लिस्ट कोई और होगी, नगर पालिका का होगा तो कोई और वोटर लिस्ट होगी। तो ये सिस्टम तो पूरे देश में खराब है। ये सारे देश में ये लागू होना चाहिए, सिस्टम बिल्कुल डिजिटल होना चाहिए। और एक देश एक कानून की जो बात कर रहे हैं, इसमें भी आना चाहिए कि वोटर व्यक्ति है, चाहे आधार कार्ड नंबर है, चाहे पैन कार्ड है, अन्य सुविधाएं, केवल एक ही प्रूफ पे होना चाहिए, एक ही एड्रेस पे होनी चाहिए। ठीक है। अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को एनआरसी अपडेशन की पूरी प्रक्रिया को 3 साल के भीतर पूरा करने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार ने इस रजिस्टर को अपडेट करने के लिए 288 करोड़ रुपए मंजूर भी किए थे। यहां हम अपने दर्शकों को दरअसल ये बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इतनी मोटी रकम वहां पर दी गई थी ताकि इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से लागू किया जा सके। बहरहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है, इसका कितना फायदा बीजेपी को आगे मिलता है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव अभी इन राज्यों में है, आने वाले वक्त में और भी राज्यों में चुनाव होंगे, तो और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी इसको उठाएगी, भुनाएगी, अपने मैनिफेस्टो में भी जारी करेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कितना फायदा बीजेपी इससे ले पाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।